सखी सहेली पर आज हम हाजिर हैं। मैं हूं आपकी सखी चंचल वर्मा और मैं हूं आपके साथ चुटकी बहुरिया यानी कि स्वप्निल। तो हम दोनों का कीजिए स्वीकार। नमस्कार। और आज हमारे सभी सुनने वालों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। हाँ, आज का दिन इतना विशेष है और आज 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और सुबह से बहुत रंगारंग कार्यक्रम, मतलब कर्तव्य पथ की परेड से लेकर के स्कूल कॉलेजेस में देखिए बात कीजिए तो सब तरफ एकदम चहल पहल मची हुई है और खूब सारे देशभक्ति के गीत आज हम सब जगह सुन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये उत्सव इतना बड़ा है और आज तो वही 75वां है तो खास बन ही जाता है। वैसे तो हर दिन ही एक उत्सव की तरह हमें मनाना चाहिए, लेकिन जब ऐसा कोई मौका हमें आए तो वो बिल्कुल अपने हाथ से गंवाने देना नहीं चाहिए। लेकिन अपने विषय पर हम आते हैं, क्योंकि जो फेसबुक से जुड़े हमारे साथी हैं उन्होंने तो विषय देख लिए कि आज किन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जो फेसबुक से जुड़े नहीं हैं उन साथियों को भी हम बताते हैं कि आज हम बात करेंगे अपने गणतंत्र दिवस के बारे में। इसके अलावा क्योंकि सर्दियों के दिन हैं और ऊनी कपड़ों का खास महत्व होता है भाई, उसके बिना तो ठंड से राहत ही नहीं हो सकती। तो उन कपड़ों के लिए किस तरह की खास देखभाल की और रखरखाव की जरूरत होती है, इसके बारे में बात की। बिल्कुल, क्योंकि कपड़े हैं और सर्दियों के मौसम में कई दिन ऐसे होते हैं कि धूप नहीं निकलती है और तो बहुत सी चीजें हो जाती हैं कि मतलब उनको संभालना और सहेजना पड़ता है। तो उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हम तो मुंबई में बैठे हैं तो इतना एहसास हमें ठंड का नहीं होता, लेकिन उत्तर भारत की बात करें और खास तौर पर जो पहाड़ी प्रदेश, हाँ, वहाँ तो इतनी सर्दी पड़ रही है ना कि मतलब मन नहीं कर रहा है लोगों का रजाई से उतरने का। लेकिन हम बाहर आ जाते हैं। हाँ। आज हम बात करेंगे एक खास नृत्यांगना की जो कि कथक नृत्य से जुड़ी हैं और ये हैं दमयंती जोशी जी। इनके बारे में भी चर्चा होगी। और भाई शुक्रवार का दिन है तो खाने पीने की बात यानी कि व्यंजन की बात बिल्कुल। और आज दिन विशेष भी है तो कुछ विशेष तरीके की चीजें हम आपको के साथ बांटेंगे और बताएंगे। और 26 जनवरी का दिन है, छुट्टी का दिन है, क्योंकि ये राजपत्रित घोषित अवकाश का दिन है। तो सभी अपने घरों में बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। जो सुबह उन्होंने बिल्कुल परेड का आनंद भी लिया होगा और इस उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। फिलहाल एक गीत का आनंद उठाते हैं। बिल्कुल। इसकी
बिल्कुल सही बात है कि अपने देश के लिए हम कह सकते हैं कि हर जगह से अच्छा है हमारा ये हिंदुस्तान, हमारा ये देश, हमारा ये भारत। बिल्कुल, क्योंकि इतनी सारी विविधताओं के होते हुए भी हम सभी एक साथ एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक गुलदस्ते में अलग-अलग तरीके के खूब सारे फूल सजा दिए गए हों, तो उनकी जो खुशबू होती है वो पूरे घर को महका देती है। तो बिल्कुल इसी तरह हम भी विश्व पटल पर महक रहे हैं और छाए हुए हैं। और जिस तरह से तुमने कहा ना कि अलग-अलग फूल जो है वो महका देते हैं, और सखी सहेली प्रोग्राम के जो हमारे सुनने वाले श्रोता है वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन सभी के जब संदेश हमें मिलते हैं तो सबने अपनी तरह से इस बात को कहा गया होता है। तो 26 जनवरी के बारे में, गणतंत्र दिवस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस बारे में बहुत सारे संदेश हमें लगातार मिलते ही जा रहे हैं, और देखिए ना कितने सारे संदेश। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमारे एक श्रोता है, उन्होंने बताया, जानकारी देते हुए लिखा है कि भारत के गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक संदर्भ भारतीयों की स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा हुआ है। यद्यपि भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी, लेकिन उस समय तक भारत का अपना कोई संविधान नहीं था। उस समय कानून और शासन प्रणाली 1935 के भारत सरकार अधिनियम के एक संशोधित संस्करण पर आधारित थी। 29 अगस्त 1947 को भारत में एक स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति के गठन के लिए संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा गया था। तदनुसार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। समिति ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोता ने हम तक पहुंचाई है, और बाकी सबके लिए भी बहुत उपयोगी होगी। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक और संदेश है, इसमें हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि वैसे तो गणतंत्र दिवस हर वर्ष महत्वपूर्ण ही रहता है, पर इस बार भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्षण रहा, पहली बार, क्योंकि एक पूर्ण महिला त्रिसेवा दल गणतंत्र दिवस 2024 में भाग लिया, जिसमें सेना की सैन्य पुलिस की महिला टुकड़ियों के साथ साथ अन्य 2 सेवाओं की महिलाएं भी शामिल हुई। कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस की परेड महिला केंद्रित रही। तो हम सभी महिलाओं के लिए ये बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि विकसित भारत लोकतंत्र की मातृका, ये मुख्य विषय है, और गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य आकर्षण अनंत सूत्र के रूप में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की साड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं ये लिखते हैं कि सांस्कृतिक मंत्रालय कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड कपड़ा स्थापना का प्रदर्शन किया गया। इस बाड़े में बैठे दर्शकों के पीछे लगाया गया, और देश के हर कोने से लगभग 1900 साड़ियां और पर्दे कर्तव्य पथ के साथ लकड़ी के फ्रेम के साथ ऊंचाई पर लगाए गए हैं। इसमें QR कोड होंगे, जिन्हें स्कैन करके इसमें इस्तेमाल की जाने वाली बुनाई और कढ़ाई की कला के बारे में जानकारी और विवरण ले सकते हैं। तो जिन्होंने परेड नहीं भी देखी ना, तो उन्हें ये आंखों देखा हाल हमारे श्रोता ने बिल्कुल, और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा करी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा हुआ है कि ये कह रहे हैं कि दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर न होकर इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसे आजकल नेशनल स्टेडियम कहते हैं। तो तब के इरविन स्टेडियम के चारों तरफ 4 दीवारी न होने के कारण उसे उसके पीछे पुराना किला साफ नजर आता था। साल 1950 से लेकर 54 के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस का समारोह कभी इरविन स्टेडियम, कभी किंग्सवे कैंप, कभी लाल किला, तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित हुआ, और ये सिलसिला आज तक बना हुआ है। अब 8 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये परेड रायसीना हिल्स से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किला पे खत्म होती है। आजादी के आंदोलन से लेकर देश में संविधान लागू होने तक 26 जनवरी का अपना महत्व रहा है, और राजेंद्र प्रसाद ने गांधी मैदान में तिरंगा फहराया था। और इसी तरह से इन्होंने और भी जानकारी देते हुए ये लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा नहीं दिया तो भारत को एक संपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह का एक और संदेश हमें मिला है, और ये लिखते हैं कि गणतंत्र दिवस अब आज के बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। 40 साल बाद फिर से बग्घी की सवारी और अपने विभेद को अभेद में बदलने की कहानी कहता है। सच मामले में मानवीय सभ्यता और संवेदना की बुनियाद भारत है।
सेनाओं की क्षमता को प्रदर्शित करता है। एक दृष्टिकोण से विकसित भारत के अग्रिम स्वरूप के झलक की अप्रतिम कदम को आगे बढ़ाते हुए अपने विश्वास की जमीन पर धरता है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारे हमारे श्रोता लिखते जा रहे हैं, बधाई संदेश भी हैं उनकी तरफ से। एक छोटा सा संदेश और है, ये लिखते हैं कि स्वतंत्रता की राह पर चलो, गणतंत्र दिवस मनाओ, समृद्धि और समानता की राह पर हम सब मिलकर चलें, यही आशा जताओ। और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटा सा अंतराल आप भी ले लें। जी। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और बात कर रहे थे गणतंत्र दिवस के बारे में। तो कई बार लगता है ना कि भाई गणतंत्र क्या होता है, बहुत सारे राज्यों का एक संघ है हमारा देश भारत। तो ये एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। एक गणतंत्र देश वो होता है जहां किसी भी विशेष राज्य का एक प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति होता है, कोई वंशानुगत राजा वो नहीं होता। बिल्कुल। और संविधान आज के दिन पारित हुआ था, और मतलब वही है ना कि संविधान कोई बहुत बड़ी कानूनी किताब नहीं है, एक छोटा सा नियमों का, बंधनों का, सामाजिक रूप से जीने का एक रास्ता दिखाने वाली चीज है। बिल्कुल। पहले जैसे होता था कि भाई राजा का बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, वो ही राज करेगा। हाँ। बाद में जब गणतंत्र आया तब ये चीजें नहीं रही, हम अपना प्रतिनिधि हमें खुद चुनने का अधिकार मिला। और जैसे सब बातें होती हैं और हम संविधान के बारे में बात करते हैं तो अधिकारों की भी बातें होती हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, पर साथ ही साथ हमें कर्तव्य मिले हुए हैं। मूल कर्तव्यों की बात यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली होती है कि हम सबको ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, हम सब मिलकर सशक्त भारत का निर्माण करेंगे, और यह तभी होगा जब हम सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का समान रूप से पालन कर सकें, जिससे कि किसी के अधिकारों का हनन ना होने पाए। और सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग रहना होगा और एक दूसरे को सजग करते भी रहना होगा। सबको समान रूप से जीने के अवसर प्रदान किए जाएं, और मिले हुए हैं तो उन अवसरों के साथ लोग जीना सीखें और अपने अधिकारों के बारे में जाने भी, साथ ही साथ जैसा हम कह रहे हैं कि कर्तव्यों का पालन भी करें। और बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चाएं या बातें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन उन पर हम अपनी तरफ से कोई ध्यान नहीं देते। जैसे बेरोजगारी है, तो भाई ये अगर हमारे पास ऐसा कोई काम है कि हम किसी को रोजगार दे सकें, किसी का घर हमारी वजह से चल सके, किसी की रोटी उस घर में आ सके, तो ये हमारा बड़ा योगदान होता है। अशिक्षा, अगर आज भी कोई क्षेत्र ऐसा है जहां शिक्षा की कमी है तो वहां तक हम पहुंचाएं इसे। और ग्लोबल वार्मिंग जैसे बहुत बड़े मुद्दे हैं, इन पर हमें ध्यान देना होगा। इस बारे में कई बार हम बात करते हैं कि प्लास्टिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल में ना लाई जाए। हाँ, तो ये चीजें ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकती हैं। और बहुत ज्यादा जो वाहन अभी प्रदूषण को फैला रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पेड़ों की कटाई है, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, ये चीजें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ हम अपने तहत क्या योगदान दे सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना होगा। और समान रूप से रहने की बात हम करें और हर खुद भी जागरूक रहें, औरों को भी जागरूक करें, ताकि देश पूरी तरह से एक विकसित भारत बन सके। और सभी के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होगा, तभी तो एक सही तरीके से चीजें जा पाएंगी एक सूत्र में। बिल्कुल। ये खुशी का दिन आया है तो इस खुशी के दिन को हम मनाएं और इस तरह की बातों का संकल्प भी करें। बिल्कुल।
खुशी का दिन आया, हर बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। आज कोई ना पूछो मुझसे मैंने क्या पाया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, हर बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। कोई ना रोके मुझको चाहे जो करूं, धरती क्या है अंबर पे भी पाँव ना धरूं। आज कोई ना रोके मुझको चाहे जो करूं, धरती क्या है अंबर पे भी पाँव ना धरूं। मेरे प्यार का गुलशन उसने फिर से महकाया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, हर बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। आज ये जाना क्या मतलब था सारे खेल का, बिछड़े तो पड़ जाता है मजा मेल का। आज ये जाना क्या मतलब था सारे खेल का, बिछड़े तो पड़ जाता है मजा मेल का। यही सोच कर उस मालिक ने कुछ दिन तरसाया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, हर बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। आज कोई ना पूछो मुझसे मैंने क्या पाया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, हर बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, हर बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, हर बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। वाकई बड़े दिनों में खुशी का दिन आया है, हम खुशी मना रहे हैं और खुशी मनाई जाती है गाकर नाचकर भी। तो नृत्य की बात चलिए तो अब बात करते हैं एक नृत्यांगना की जो कि कथक नृत्य से जुड़ी है, नाम है इनका दमयंती जोशी जी। और देखो स्वप्निल, क्या है कि हमारी संस्कृति में नृत्य का बहुत मान है। दमयंती जोशी जो है वो कथक नृत्य का एक जाना पहचाना नाम है, बहुत बड़ा और बहुत चर्चित नाम भी है। वे एक पहली कथक नृत्यांगना भी कही जाती हैं और उनका मानना था कि कथक जो है वो कहानी कहने की कला है। बिल्कुल। और अगर इनकी बात करें, दमयंती जोशी का जन्म जो है वो 5 सितंबर 1928 को मुंबई में हुआ था, जो उस समय बम्बई के नाम से जाना जाता था। इनकी माँ का नाम वत्सला जोशी था। दमयंती जोशी जनरल डॉक्टर साहिब सिंह सोखी और उनकी पत्नी लीला सोखी के घर में पली बढ़ी, क्योंकि वो अपने बच्चे खो चुके थे। तो इनके माता पिता ने संयुक्त अभिभावक बनने के लिए उनको इनका दे दिया, सहमति दे दी एक तरीके से। बाद में लीला सोखी को मैडम मेनका के नाम से भी जाना जाने लगा। तो इनके बारे में हम बहुत बात करेंगे, तो एक पहले गाना सुन लेते हैं। हाँ। हो गए तेरे हो गए, हो
स्वप्निल, हम बात कर रहे थे आज सखी विशेष में, हम बात कर रहे हैं कथक नृत्यांगना दमयंती जोशी की। जैसा आप बता रही थी कि जो सोखी दंपति थे, साहिब सिंह सोखी और लीला सोखी, इनके यहाँ ये पली बड़ी, और जो सोखी मैडम थी यानी लीला सोखी, उनको मैडम मेनका के नाम से जाना जाने लगा। और उन्हीं की नृत्य मंडली में 1930 के आसपास की बात है जब इन्होंने नृत्य करना शुरू किया। और शुरुआत में जब ये नृत्य किया जाता तो मंदिरों में किया जाता था। इसके चलते दुनिया के बहुत सारे हिस्सों की यात्रा भी दमयंती ने की, और वे मुंबई के श्री राजेश्वरी भरतनाट्य कला मंदिर की पहली छात्रा भी थी, जहां उन्होंने गुरु टी के महालिंगम पिल्लई से भरतनाट्यम नृत्य सीखा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कितना गौरवपूर्ण क्षण रहा होगा उनके जीवन का कि मतलब उस नाट्य मंदिर की ये पहली छात्रा थी। सच है। और मेनका की मंडली में भ्रमण के दौरान उन्होंने जयपुर घराने के प्रसिद्ध नर्तक गुरु सीताराम प्रसाद से भी कथक सीखा था, और बहुत ही कम उम्र में ये एक कुशल नृत्यांगना बन गई थी। और ये भी ऐसा कहते हैं कि जब वो सिर्फ 15 साल की थी तब उन्होंने यूरोप के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन दिया था। और 15 साल ही नहीं, बाद में भी जीवन काल में जाने कितने प्रस्तुतियां इनकी ऐसी रही होंगी जो देश विदेश के में होती रही, बिल्कुल हिस्सों में रही होंगी। और 1950 के आसपास की हम बात करें तो उस दशक में दमयंती ने लखनऊ घराने के पंडित अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और पंडित शंभू महाराज, और जयपुर घराने के जो गुरु थे गुरु हीरालाल जी, इनसे प्रशिक्षण लेकर खुद को एक सफल एकल कथक नृत्यकी के रूप में स्थापित कर लिया। और इस प्रकार दोनों घरानों की परंपराओं को बड़ी बारीकी से उन्होंने सीखा, यानी जयपुर घराना भी, हाँ, और लखनऊ का जो घराना है ये भी इन्होंने सीखा। और खास तौर से वो दिल्ली के कथक केंद्र में शंभू महाराज से प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया था। और कथक नृत्य में वैसे एक अलग तरह की पोशाक पहनी जाती है। इन्होंने जो शुरुआत की वो थी साड़ी की, और इस तरह की प्रस्तुति देने वाली, साड़ी में कथक प्रस्तुत करने वाली ये पहली महिला थी। बिल्कुल। और यही चीजें हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि 1950 के दशक में जब स्वतंत्र हो गई, और 1960 के दशक में मुंबई, जो उस समय बंबई के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर उन्होंने अपना नृत्य विद्यालय खोल दिया। और इन्होंने इंदिरा कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़ और लखनऊ के कथक केंद्रों में भी कथक अध्यापिका के रूप में शिक्षा दी। वो बीरेश्वर गौतम की गुरु भी थी, जो कि आगे चलकर बीरू के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कथक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1968 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, और फिर साल 1970 में देश का जो चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है यानी कि पद्मश्री, इससे भी वे नवाजी गईं। और उन्हें लखनऊ में यूपी कथक केंद्र में सम्मानित किया गया, और यहाँ वो निदेशक भी रहीं। बिल्कुल। और इसी तरह उनके गौरव गाथाओं में और ये भी बात जुड़ती है कि साल 1971 में फिल्म्स डिवीजन भारत सरकार द्वारा कथक पर वृत्तचित्र में उन्हें चित्रित किया गया था, यानी कि वो वृत्तचित्र, वो डॉक्यूमेंट्री उनके ऊपर बनाई गई थी। उनके जीवन पर हुकूमत सरीन द्वारा निर्देशित दमयंती जोशी नामक एक फिल्म 1973 में बनाई गई थी। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब इस दुनिया से उन्होंने विदाई ले ली, और ये दिन था 19 सितंबर 2004 का, क्योंकि वो बहुत बीमार थीं और दिल का दौरा पड़ने की वजह से बहुत लंबे समय से वो बिस्तर पर ही थीं और उनका निधन हो गया। बिल्कुल। और कहते भी हैं कि ऐसी महान हस्ती का जाना जीवन में एक बहुत बड़ी संसार में क्षति माना जाता है, और एक उनकी केवल हम आशा ही कर सकते हैं कि उनके ये ज्ञान उनके पंडित जैसे छात्रों को प्रदान किया गया। वीरेश्वर गौतम एक निष्ठावान छात्र रहे और अंत में उनके प्रति समर्पित भी रहे, लेकिन बाद में 42 वर्ष की उम्र में उनका भी निधन हो गया। और हम बात कर रहे थे दमयंती जोशी की, लेकिन अब फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक अंतराल का।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा और उनके साथ हम साथ निभा रहे हैं यानी कि स्वप्निल जी। और इस ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा मीठा सा गीत।
भाई बहुत सुंदर, बहुत मीठा गाना था स्वप्निल, और हमारे जो सुनने वाले हैं उम्मीद करते हैं उन्हें भी ये गीत बहुत पसंद आया होगा। और सर्दियों की जो बहुत तेज वही ठंड होती है ना, ऐसे मीठे मीठे से गाने थोड़ी सी गर्माहट पैदा कर ले आते हैं, बिल्कुल। और आप जब इस मतलब विशेष रूप से अगर सर्दियों में दोपहर में बैठे हों और ऐसे रेडियो चलाकर ऐसे गाने बजते हैं तो मतलब पता ही नहीं चलता है कब शाम हो गई, धूप जाने को होती है, मालूम ही नहीं चल पाता है। जो हमारे बहुत सारे सुनने वाले हैं काम करते करते भी सुनते हैं रेडियो, बिल्कुल। जो हमारी सखियां हैं वो धूप सेक रही होती हैं इस समय छत पर, तो वहां भी वो अपना रेडियो साथ में रखती हैं। और बहुत सारी सखियां जो इस समय आराम कर रही होंगी, वो हो सकता है उन्होंने अपने पलंग पर किनारे पर रेडियो रखा हो और वो ये कार्यक्रम सुन रही हो। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं अभी कि सर्दियों में जो ऊनी कपड़े होते हैं उनके लिए एक खास देखभाल की और रखरखाव की जरूरत होती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम आया नहीं कि सबसे पहले हमें ख्याल क्या आता है भाई अपने ऊनी कपड़ों का। और बाकी जो धुलाई हम कपड़ों की करते हैं रोजमर्रा के कपड़ों की, उनसे थोड़ी अलग तरह से इन कपड़ों की धुलाई भी होती है और देखभाल भी होती है। ऊन से बने जो स्वेटर होते हैं वो घर में धोए तो जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं अगर उनको धो दिया घर में तो उनका आकार बिगड़ जाने की या फिर उनके खराब होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है स्वप्निल। इसीलिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि जो उनकी खूबसूरती है, उनका आकार है और खास तौर से उनकी जो गर्माहट है जो हमें ठंड से बचा रही है, वो हमेशा बरकरार रहे। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा शुरू से मतलब हम सुनते आए ना कि जब भी कपड़ा धोना शुरू किया तो ये कहा जाता था कि नहीं उनके कपड़े धोने के बाद लटकाए नहीं जाएंगे बिल्कुल। हाँ। या कोई डायरेक्ट मतलब उसमें बहुत ज्यादा जैसा साबुन बहुत मत घिसो, घिस करके उसको मत धो, ये सारी चीजें, क्योंकि अगर लटका कर धोए जाएंगे, वो सुखाए जाएंगे तो वो उनका आकार जैसे अभी हम बात करें कि बिगड़ जाता है। ऐसे ही हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि ऊनी कपड़े के लिए सबसे जरूरी धूप होती है, धोने के बाद तो सुखाना ही है, पहनने के बाद भी इसे थोड़ी देर धूप में जरूर रखें ताकि सूरज की किरण ड्राई क्लीन का काम करती है। मुलायम ब्रश से इसे झाड़ दें, कपड़ों के रेशों में फंसी धूल, कण, नमी सभी निकल जाते हैं और ठंड खत्म होने पर धोकर सुखाकर इसमें नीम की पत्ती, लौंग डालकर, ओडोनिल की टिकिया डालकर लोहे की अलमारी में रखें। मतलब सभी के पास अपने अपने उपाय होते हैं, तरह तरह से हम लोग कपड़ों की बचत करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, तो उस तरह से करते रहते हैं। बिल्कुल। और जैसे हमने कहा ना कि भाई बार बार नहीं धोए जाते हैं और धोना भी पड़े तो जो पीएच बैलेंस लिक्विड डिटर्जेंट होता है खासतौर से उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो इन ऊनी कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और डिटर्जेंट जिसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने आम कपड़ों के लिए, उसमें सोडा होता है, वो सोडा इन कपड़ों के रेशों को खराब कर देता है। जी बिल्कुल। तो जब भी स्वेटर या किसी ऊनी कपड़े को धोना हो तो धोने से पहले कुछ देर उसे सादा पानी, जो कि ना तो ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज्यादा गर्म, उसमें भिगो देना चाहिए। और फिर इससे जो है काफी हद तक जो स्वेटर में धूप और धूल के कण मतलब ऐसे फंसे से होते हैं तो वो निकल जाते हैं और उन्हें रगड़ने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में मतलब ये बात करेंगे कि गर्म पानी में स्वेटर को नहीं भिगोना चाहिए ज्यादा देर तक, क्योंकि उसमें सिकुड़ने का डर होता है। और बहुत ज्यादा ठंडे पानी में भी बहुत देर तक गर्म कपड़ों को नहीं भिगोना चाहिए, क्योंकि उससे कहते हैं कि उसकी मुलायमियत, उसकी जो सॉफ्टनेस है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। इसी तरह से हमारे एक श्रोता लिखते हैं स्वप्निल कि ऊनी कपड़ों को भूल कर भी आयरन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से कपड़े खराब हो जाते हैं। अगर आयरन किया तो जरूरी है कि उन पर एक कॉटन कपड़ा बिछाकर फिर उनको आयरन करें। बिल्कुल सही बात है। अगर ज्यादा सिकुड़ गए हैं आपके कपड़े या सलवट ज्यादा है तो इस तरह से आप उनको इस्त्री कर सकते हैं। अगर ऊनी कपड़ों पर कोई दाग लगा हो तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि ये पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। गुनगुने पानी में आप स्प्रिट भी मिला सकते हैं। इस तरह से ऊनी कपड़ों की धुलाई करनी चाहिए और दाग जो है इन ऊनी कपड़ों के वो हल्के हो सकते हैं। और एक विशेष बात की तरफ इन्होंने हमारा इशारा किया है इन्होंने कि वॉशिंग मशीन में कभी भी ऊनी कपड़ों को नहीं धोना चाहिए और किसी मुलायम ब्रश के साथ में इनको झाड़ भी सकते हैं ताकि इन पर जो भी गंदगी लगी है, कोई कीड़े लगे हैं तो वो इसमें से निकल जाएंगे। और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की, वॉशिंग मशीन में अगर डाल दिया जाएगा अन्य कपड़ों के साथ में तो किसी कपड़े में अगर बटन या हुक लगे हैं तो वो उलझ गए ऊन के धागों में, तो वो सारा जो स्वेटर है वो उधड़ जाएगा। और दूसरी बात, ये जो आयरन वाली बात बोली है कि मतलब इस्त्री नहीं करना चाहिए या कपड़ा डाल करके करना चाहिए, तो क्योंकि ऐसा इसलिए है कि जो ऊन के रेशे होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और जब वो तेज ताप के संपर्क में आते हैं तो सिकुड़ जाते हैं और ऐसे में वहां पर गांठ बनने का
अंदेशा रहता है, तो ऐसे से कपड़ा खराब होने की ज्यादा संभावना रहती है। इसी तरह से दाग अगर लग गया है तो दही लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर धो दीजिए, तब भी वो दाग निकल जाता है। या फिर रीठा पाउडर लगाकर वहां से उस दाग को हटा सकते हैं। रीठे के पानी में कुछ देर भिगो दें, तभी भी कपड़ों के दाग छूट जाते हैं। बिल्कुल, ये दादी नानी के जमाने से ये नुस्खे हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये काम भी करते हैं बहुत हद तक। खैर, उन्हीं कपड़ों को धोने के बाद वो हम बात कर रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा निचोड़ना नहीं चाहिए या फैलाना, खींच के फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो है स्वेटर का वही बात है कि आकार बिगड़ जाता है। और एक ये भी बात है कि कपड़ों को सुखाने के लिए हैंगर में बिल्कुल भी ना टांगे, क्योंकि नीचे से पानी का उसमें भार बढ़ता है और वो नीचे की तरफ खींचते हैं, ऊपर से उसमें कोने निकल आते हैं फिर। इसलिए हैंगर पर टांगने के बजाय फर्श पर तौलिया बिछाकर या फिर किसी दीवार पर भी उन्हें सुखाया जा सकता है। लेकिन सुखाने के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा देर तक उनको धूप में ना छोड़ दें, अन्यथा उनका जो रंग है वो भी उड़ जाएगा और कहीं ना कहीं उनकी मुलायमियत पर भी असर पड़ता है। और देखो ना स्वप्निल, इतना देखभाल की जरूरत इसलिए है क्योंकि बाकी कपड़े तो हम कैसे है रोज पहनते हैं और वो हमारे बदलते रहते हैं। बिल्कुल। स्वेटर सिर्फ हम 2 से ढाई महीना या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और हर साल हम नया स्वेटर खरीदते भी नहीं, एक स्वेटर को 3 या 4 साल तक पहनते हैं। तो जिस कपड़े को कम पहना जाता है उसे भी देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। और अभी क्या जरूरत तुम्हें लग रही है? गीत सुन लिया जाए जी। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, जिस पथ
भाई गणतंत्र दिवस की बात है स्वप्निल, और खाने पीने की बात तो होती ही है। बिल्कुल, सुबह से व्यंजन हम लोग खा पी भी रहे हैं और तो उनकी बातें करनी भी तो बनती है। और ये जो शाम का समय होता है ना, ये कहते हैं एक छोटी सी भूख का समय होता है। हाँ, और या फिर सुबह सुबह नाश्ते का समय जो होता है, तो नाश्ते में जो चीजें बनाई जाती हैं, इसमें जो बहुत प्रचलित चीज है, या कहते हैं कि तुम्हारी पसंद की चीज की अगर हम बात करें तो तुम्हें क्या पसंद है? सुबह हल्का फुल्का, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी निकलने का होता है ना, मतलब जल्दी जल्दी तो फटाफट से खा भी सके और वो थोड़ा पेट में टिका भी रहे, तो और जल्दी इसलिए से बन भी जाए। हाँ, बन भी जल्दी से जाए, ये तीनों पॉइंट है, तो इस हिसाब से पोहा तो पहली पसंद होता है हमारी। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये बहुत सारे लोगों की पहली पसंद होता है जी। और जो भारत के अलग अलग हिस्से हैं उनमें अलग अलग तरह से पोहा बनाया जाता है, खिलाया जाता है। लेकिन जो बहुत प्रसिद्ध है ना, वो है इंदौरी पोहा। बिल्कुल। इंदौरी पोहा कैसे बनाए इसके बारे में हम बताते हैं। इसके लिए जो सामग्री चाहिए ये है 2 कप पोहा, यानी लगभग 150 ग्राम। थोड़े से सेव जो ऊपर से डेकोरेट किए जाते हैं स्वाद को बढ़ाने के लिए। फिर चाहिए इसके लिए मूंगफली 1/2 कप, हरा धनिया थोड़ा सा जरूरत के हिसाब से, कुछ लोग हाँ, अपने स्वाद, मतलब देखने में वो खूबसूरती बढ़ा देता है खाने के साथ साथ। हाँ। तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, करी पत्ता लगभग 15 से 20 पत्ते, तेल 1 छोटी चम्मच, क्योंकि इसमें तेल बहुत कम लगता है। हाँ, स्वास्थ्यवर्धक है। और चीनी लगभग 2 छोटी चम्मच। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं। और हरी मिर्च 2 ले लीजिए बारीक कटी हुई, अगर बहुत ज्यादा तीखी है तो आप कम कर दीजिए। सरसों के या राई के दाने आधा छोटा चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अगर बनाना कैसे है, इसके लिए मीडियम साइज का पोहा लेकर साफ पानी से 2 बार इसे धो लीजिए। फिर पोहे में चीनी, आधा छोटी चम्मच नमक, हल्दी पाउडर, इनके जो भी मसाले हैं हमारे पास वो मिला करके रखना होता पहले है। से हमें एक तरफ से मिक्स हाँ। कर लेना है। इसके बाद 2 छोटी चम्मच नींबू का रस इसमें डालकर मिक्स करके रख दीजिए। पोहे को 5 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से इसमें मिल्ट हो जाए और पोहा पूरा फूल भी जाएगा। 5 मिनट जब पोहा फूल जाएगा तो इसे थोड़ा सा मिला लीजिए, चम्मच से फैला लीजिए। भाप में पोहा बनाने के लिए कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसमें नीचे छलनी आराम से आ जाए। बर्तन में 2 कप पानी डालकर पानी को ढककर उबालने के लिए रख दीजिए ताकि जल्दी से उसमें उबाल आ जाए। छलनी में पोहे डालकर अच्छे से फैला दीजिए। पानी में उबाल आने पर छलनी को जो बर्तन छलनी में पोहा है उसे ऊपर से ढककर रख दीजिए। पोहों को 10 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पकने दीजिए और 10 मिनट के बाद पोहे को चेक कीजिए। पोहे बनकर तैयार हो जाएंगे और इन्हें प्याले में निकाल लीजिए। अब तड़का लगाने के लिए जो हमने थोड़ा सा तेल लिया था उसे कढ़ाई में या तड़का पैन में गर्म कीजिए। राई के दाने डालकर और करी पत्ता, हरी मिर्च डालकर इस पोहे पर ऊपर से डाल दीजिए और जब सर्व करना हो तो हरा धनिया डाल करके और सेव है वो डाल, हाँ, सेव डाल सकते हैं। कहीं कहीं पर वैसे इसमें नींबू डालने का भी होता है स्वाद बढ़ाने के लिए। कई थोड़ा सा इंदौरी पोहे में हल्का सा नींबू डाल दीजिए तो और थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है। ये तो हमने पहले ही जब वो मिक्स किया था ना तब डाल दिया था, उसको उबाला, हाँ, उस वक्त डाल दिया। लेकिन आपको और थोड़ा खट्टा या खट्टापन बढ़ाने के लिए हाँ, तो कर सकते भी डाल सकते हैं। और इसी तरह से एक खास नाश्ता होता है जो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसी तरह से कह सकते हैं कि स्वास्थ्यवर्धक होता है, वो है उपमा। तो उपमा के बारे में बात करेंगे। तो उपमा ऐसा है कि सबसे आम भारतीय नाश्तों में मतलब इसका माना जाता है नाम है। और उपमा बनाने की विधि की अगर हम बात करें तो सामग्री सबसे पहले आती है 1 चम्मच आप घी ले लें, 1 कप सूजी ले लें, 2 कप पानी, 1 चम्मच तेल और आधा चम्मच उड़द दाल लगेगी, सरसों के बीज यानी कि राई आधा चम्मच, 1 चुटकी हींग, 10 से 12 पत्ती करी पत्ते की जरूरत पड़ेगी और 1 छोटा बारीक कटा हुआ मध्यम आकार का प्याज, टमाटर 1 बारीक कटा हुआ मध्यम आकार का, हरी मिर्च 2 काटी हुई, या फिर आपको यदि तीखा ज्यादा पसंद है या कम पसंद है आप उस हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिए, नींबू 1, चीनी 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार, मूंगफली आधा कटोरी, हरा धनिया 1 कटोरी। तो एक पैन को जो भारी तली का हो उसे गैस पर रखें और आंच को मध्यम कर दें। पैन में 1 टीस्पून घी डालें। आप अगर नहीं घी पसंद है या नहीं खाना है तो आप तेल का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, लेकिन घी जो है वो पोहे को लंबे समय तक नरम बनाए रखता है, इसलिए घी ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अब 1 कप सूजी डालें और इसमें आप देखें कि जब ये भुन गई है तो सूजी को निकाल कर अलग रख दें। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर उड़द, सरसों बीज, हींग, करी पत्ते, कटा हुआ प्याज ये सब डाल करके फ्राई कर लें और यदि आपको पसंद है तो थोड़ा सा लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कटा हुआ बारीक टमाटर और हरी मिर्च डाल
कर पका लें। फिर इसमें भुनी हुई सूजी डालकर 1 मिनट के लिए भूनें। अब इसमें उबाल आने के लिए 2 कप उबला पानी में थोड़े से नींबू का रस और नमक डालें। यदि आप चाहें तो इसमें 1 स्पून शक्कर भी मिला सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिलाएं और आंच को कम कर दें। इस तरह से कोई गांठ भी नहीं बनेगी और सूजी आसानी से पानी में फूल भी जाएगी। अब इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए ढककर रख दें। और अब हम थोड़ी सी मूंगफली भून लेते हैं और पैन में मूंगफली भूनने के बाद इन मूंगफलियों को निकाल लें। उपमा तैयार है। ऊपर से तली हुई मूंगफली थोड़ा सा कूट करके डाल दीजिए और करी पत्ते के साथ थोड़ी सी धनिया डाल दीजिए हरी, और इसके बाद सॉफ्ट और स्पंजी सा उपमा तैयार है खाने के लिए। इसी तरह से इन दिनों में, सर्दियों के दिनों में अगर आप उपमा बना रहे हैं तो जो बहुत सारी सब्जियां आती हैं जिसमें गाजर है, मटर है, शिमला मिर्च है, ये सब भी डाला जा सकता है। स्वाद भी बढ़ा देता है और इसको और स्वास्थ्यवर्धक बना देता है। और खासतौर पर जब बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो जो हम मम्मियां हैं ना, ऐसे बहुत सारे प्रयोग करते हैं कि पराठे में घिस के डाल दिया, छुपा के डाल दिया, तो बच्चे इस तरह से उन चीजों को ऐसा उनका इलाज किया जाता है कि उनको जो है विटामिन्स वगैरह प्रॉपर मिलते रहें, सही तरीके से उनके शरीर में स्वास्थ्यवर्धक चीजें पहुंचती रहें और हमारे सुनने वालों तक गाने भी पहुंचते रहने चाहिए। बिल्कुल। ये बनाएंगे एक आशियां, 2 पंछी 2 तिनके, कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियां, ये बनाएंगे एक आशियां। ये बनाएंगे एक आशियां। ऐसा ही मीठा मीठा है सपना तेरा मेरा, सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। ओ ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां। हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां।
हमारे सभी सुनने वाले अपने आशियाने में बैठे-बैठे इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं और सभी अपनी-अपनी जगह बैठे हुए प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही हम कामना करते हैं। बिल्कुल। और आशिया बनाते बनाते हम एक और व्यंजन है वो भी बनाएंगे साथ में। क्या बनाने जा रही हो? देखिए, आज हम लोग हल्के फुल्के नाश्तों की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे में ही एक चूड़ा मटर बड़ा प्रसिद्ध है। बनारस का चूड़ा मटर कहते हैं बहुत, और सर्दियों में क्योंकि विशेष रूप से हरी मटर की भरमार रहती है, तो चूड़ा मटर लगभग ये मान के चलिए कि हर दूसरे तीसरे दिन नाश्ते की मेन्यू में हो ही जाता है। और बिल्कुल जैसे भी संक्रांति पे वो हाँ, दही चूड़ा तो वैसे ही है चूड़ा मटर भी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आप यही सारी व्यंजन में जो सामग्रियां लगती हैं, प्याज है, हरी मिर्च है और करी पत्ता है, हरी धनिया है, यही सब लगना है। तो सबसे पहले हम एक चुटकी जीरा डाल करके तड़के में और करी पत्ता डाल देते हैं। थोड़ा सा फिर एक मध्यम आकार का कटा हुआ प्याज उसका तड़के में डाल देते हैं। थोड़ी सी 1 कप मटर हरी उसमें डाल करके भूनिए और जैसे ही वो थोड़ा सा भुन जाती है तो उसमें तले हुए चूरे, इसमें विशेष रूप से तले हुए चूरे डालते हैं और उसमें नमक और मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ी सी खटाई, थोड़ा सा गरम मसाला से डालकर उसको भून दीजिए। और भूनने के बाद जब वो पूरी तरह से आपस में मिल जाए तो उसमें हरी धनिया डाल करके चाय के साथ गर्मा गर्म परोसिए और आनंद उठाइए। और आनंद उठाते उठाते जब मैंने घड़ी देखी तो मुझे पता लगा कि विदा लेने का समय आ गया है। सभी को दीजिए इजाजत, हमें दीजिए इजाजत। चंचल वर्मा और स्वप्निल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। सखी सहेली।